सो हे गाइस, अगर आप आज की इस वीडियो पर आए हैं तो यार वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आखिरकार हमारी जो पूरी धरती है उसका आविष्कार कैसे हुआ था। हमारी ये जो पूरी पृथ्वी है वो स्टार्टिंग में कैसे बनी थी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। आज से करीब 30.8 बिलियन साल पहले एक छोटे से गोले पर भयंकर विस्फोट के कारण हमारे इस असीम ब्रह्मांड और उसके अंदर मौजूद सभी स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज और हमारा खुद का सोलर सिस्टम बना। लेकिन इस दौरान तक हमारी धरती किसी लावा के गोले से कम नहीं थी, क्योंकि उस समय तक हमारे धरती के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। और तो और आज हम इंसान जिस चीज़ की बदौलत जिंदा रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन, उसका इस नई पृथ्वी पर नामो निशान तक नहीं था। उस समय इस धरती पर हजारों एस्ट्रॉयड की बारिश हुआ करती थी जो खौलते लावा की नदियों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक एस्ट्रॉयड की नहीं बल्कि एक ड्रॉप प्लैनेट की टक्कर हमारी इस पृथ्वी से होती है, और ये टक्कर इतनी ज़्यादा भयंकर होती है कि इसने हमारे धरती को लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, जिस कारण हमारी धरती इन लाखों छोटे छोटे टुकड़ों से घिर जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है वैसे वैसे ये टुकड़े ग्रेविटी के चलते एक दूसरे के पास आने लगते हैं और एक विशाल गोले, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं, उसका रूप लेते हैं। लेकिन इस समय तक ये चांद धरती से आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा करीब था, जिस कारण वो धरती पर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट भी डाल रहा था। इस वजह से धरती का हालत बहुत बेकार होती जा रही थी। लेकिन इस समय चांद धरती की ही तरह लावा से ढका हुआ था, और साइंटिस्टों की माने तो अगले 30 लाख सालों तक ऐसा ही चलता रहा। और अगर हमें यह जानना है कि ये लावा वाली धरती आज की इस खूबसूरत धरती जैसी कैसी बनी, तो हमें चलना होगा इस समय से लगभग 30 लाख साल आगे। तो चलिए चलते हैं हम 30 लाख साल आगे। और अब हम पहुंच चुके हैं उस वक्त पर जब हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी गैस अपनी अपनी जगह पर बदलाव कर रहे थे, और इस बदलाव के कारण सोलर सिस्टम में मौजूद सभी कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड के बीच एक ग्रेविटेशनल मिस क्रिएट हो रहा था। और ये एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स को सोलर सिस्टम के अंदर के भाग यानी कि मार्स, अर्थ और मरकरी की ओर भेज रहे थे, जिस चलते इन प्लैनेट और उनके मून्स पर रोजाना ही एस्ट्रॉयड की बरसात हुआ करती थी। ये वही समय था जब हमारे मून को उसके जाने माने गड्ढे मिले थे, वो भी इन एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स की टक्कर के चलते। पर बाय द वे इस कारण चांद धरती से धीरे धीरे करके दूर जाने लगा, और यही चांद का हमारी पृथ्वी से दूर जाना हमारे और हमारे फ्यूचर में आने वाले लाखों स्पीशीज के लिए वरदान साबित होने वाला था, क्योंकि अब इस कारण धरती पर काफ़ी चेंजेस भी होने वाले थे। और सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि जैसे जैसे चांद धरती से दूर जा रहा था वैसे वैसे धरती को चांद को पकड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स का यूज करना पड़ रहा था, जिस वजह से अल्टीमेटली धरती पर काफ़ी प्रेशर क्रिएट हो रहा था और धरती की घूमने की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई। साथ ही साथ अब चांद के दूर जाने की वजह से अब वह धरती पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा था, जिस कारण जहाँ पहले धरती का लावा की नदियाँ पर उठने वाली लहरें आज के मुकाबले के लहरों से लगभग 20 गुना ज़्यादा हुआ करती थी, वो धीरे धीरे करके शांत होने लगी। और जब ये लावा एक बार पूरी
तरीके से शांत हो गई तब ये लावा काफ़ी तेज़ी से ठंडा होने लगा, जिस कारण फाइनली धरती के सरफेस का फॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन अभी भी इस धरती का सरफेस पूरी तरीके से तैयार होने में काफ़ी लंबा समय बाकी था और जब तक ये सरफेस तैयार होती तब तक चलिए हम ये बात कर लेते हैं धरती के दो पड़ोसी ग्रह जुपिटर और सैटर्न की। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर कोई भी सरफेस मौजूद ही नहीं है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर वाले पार्ट से इंटर करते हो तो आप बिना किसी चीज़ से टकराए हुए दूसरे तरफ से बाहर निकल जाओगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ही ग्रह किसी लावा या सख्त चीज़ों से नहीं बना है, बल्कि ये अलग अलग गैसों से मिलकर बने हुए हैं। खैर, ये दोनों गैस जॉइंट हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली थी, क्योंकि इस समय तक इनका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हुआ करता था, जिस कारण यह ग्रह सूरज से भी कहीं ज़्यादा रोशनी दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये दोनों गैस जॉइंट ठंडे होने लगे, जिस कारण इन दोनों की रोशनी कम होने लगती है। लेकिन ये चीज़ें आगे चलकर हमारी धरती के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली थी, क्योंकि अब ये दोनों एक साथ गैस जॉइंट होने के चलते ये धरती के तरफ आने वाले सभी तो नहीं पर काफ़ी सारे एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींचने लगे थे, जिस कारण धरती और उसके नज़दीकी के प्लैनेट्स पर होने वाले एस्टेरॉयड की बरसात भी काफ़ी कम हो गई थी। खैर, अब हम अपनी पृथ्वी पर वापस आते हैं, क्योंकि इस समय तक धरती में मौजूद लावा काफ़ी हार्ड धरती के रूप में बदल गया होगा। तो चलो चलते हैं पृथ्वी के तरफ। तो ये है हमारी नई पृथ्वी, जिसके सरफेस पे धरती आ चुकी है। साथ ही जब चांद को उसके जाने माने गड्ढे मिले थे तब उस दौरान उन कॉमेट्स में से काफ़ी सारे कॉमेट्स की टक्कर हमारी इस धरती से हुई थी और इन्होंने ही स्पेस से अपने साथ पानी लाया था और इसी पानी से धरती पर समुद्र और लाखों नदियों का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। खैर, अब अगर हम इस पृथ्वी को आसमान से देखते हैं तो ये जो पृथ्वी है वो कुछ कुछ आज के जैसे ही दिखने लगी थी, लेकिन अभी भी इस पृथ्वी पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं थी, जैसे कि ऑक्सीजन और लाइट। अब धरती पर ये सब कैसे आया, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अगर आप लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल मास्टरमाइंड्स पंकज को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट डालूंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हो। और हम लोग इसके सेकंड पार्ट में ये जानने वाले हैं कि आखिरकार ऑक्सीजन गैस और लाइट कैसे आया और साथ ही साथ जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि स्टार्टिंग में डायनासोर और बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हुई थी, तो वो सब कैसे हुई, तो ये सब हम सेकंड पार्ट में जानने वाले हैं। तो वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ओके।